अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली फेडरल बोर्ड का रिज़ल्ट आया और मुझे ई मार्किंग का एक्सपीरियंस हुआ। तो ई मार्किंग के दौरान मैंने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की जो बच्चों ने बहुत माइनर मिस्टेक्स की, लेकिन उन मिस्टेक्स की वजह से बच्चों की मार्क्स रिडक्शन बहुत ज़्यादा हुई। उसमें जो मिस्टेक्स थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, बच्चों को अगर प्रॉपर गाइड किया जाए और उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दी जाए तो ये चीज़ें कवर की जा सकती हैं। लाइक जो मिस्टेक्स मैंने देखी उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि क्वेश्चन नंबर रॉन्ग थे। लाइक अगर आपने बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है और वो आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का कर है, तो इसके अंदर जो सब एग्जामिनर्स थे उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सेकेंड जो थी वो ये चीज़ थी कि रॉन्ग अटैम्प्ट बच्चों ने की हुई थी। लाइक क्वेश्चन जो था वो कुछ और था और आंसर वो कुछ और लिख रहे थे, टोटली इररिलेवेंट आंसर लिख रहे थे। जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो नहीं थी आंसर्स के अंदर। बहुत जितनी स्पेस दी थी वो सारी स्पेस उन्होंने फिलअप की हुई थी, बट आंसर आर मिसिंग। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हम बहुत आराम से उनको कवर कर सकते हैं। लाइक जहाँ पे थ्योरी रिक्वायर्ड थी वहाँ पे बच्चों ने डायग्राम्स बनाई हुई थी, यहाँ पे लेबलिंग करनी थी, वहाँ पे जस्ट डायग्राम थी, कोई लेबलिंग नहीं थी। और अगर डायग्राम बनाने को कहा हुआ तो उन्होंने थ्योरी लिख दी। तो इस तरह की काफ़ी सारे मिस्टेक्स बच्चों ने की पेपर के अंदर। कॉन्सेप्ट्स नहीं थे बच्चों को, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था उससे हट के आंसर कर रहे थे। और स्पेशली जो थी वो एस मिसअंडरस्टैंडिंग है बच्चों को कि व्हाट इज़ एस एल ओ है क्या, उन्होंने क्वेश्चन को आंसर किस तरह से करना है। इस चीज़ के अंदर कि एस एल ओ क्या चीज़ है, पेपर एस एल ओ बेस्ड क्या है और किस तरह से हमने अटैम्प्ट करना है, ये चीज़ें सबसे बेहतर बच्चों को गाइड कर सकता है तो वो टीचर है। टीचर बच्चों को गाइड करे कि एस एल ओ बेस्ड टीचिंग करके वो किस तरह से एस एल ओ बेस्ड आंसर्स जो है वो दे सकते हैं। अब इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो एस एल ओ बेस्ड पेपर है वो क्या है। असल में तो वो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स है, ठीक है। कि एक स्टूडेंट को जब आपने एक टॉपिक करवा दिया तो उस टॉपिक के ऊपर उस बच्चे की कितनी कमांड है, उस चीज़ को देखते हुए अब आपके पेपर जो है वो बन रहे हैं। जो फेडरल बोर्ड का पैटर्न है वो इस वक्त ये है कि उन्होंने एस एल ओ बेस्ड पेपर को इस तरह से डिवाइड किया कि 40% पेपर जो है उसके अंदर नॉलेज बेस्ड होगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ चीज़ों को याद करते हैं या रट्टा लगाते हैं और वो पेपर में अपीयर हो जाते हैं। अब 40% अगर वो बच्चा जो है उसने रट्टा ही लगाया हुआ है तो वो 40% पेपर करके 40% मार्क्स गेन कर सकता है। उसमें उसको ये इशू नहीं होगा कि उसने सप्ली ली या जो भी उसको प्रॉब्लम्स हुई उसमें। तो वो बच्चा जो कि सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन प्रिपेयर करता है तो वो इजीली अपना 40% मार्क्स स्कोर कर लेगा। अब जो पेपर था, पेपर के अंदर जो नॉलेज बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस थे उसमें 9th क्लास के पेपर में स्पेशली बायोलॉजी की मैं बात करूँ अगर, तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था राइट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। ओनली करेक्टरिस्टिक्स आर रिक्वायर्ड। सिर्फ बुक के अंदर एग्जैक्ट 3 करेक्टरिस्टिक्स, उसकी 4 करेक्टरिस्टिक्स गिवन है, यहाँ पे आपने वो 4 लिखने थे या 3 भी अगर आप करेक्ट लिख रहे थे तो भी आपको उसके मार्क्स मिल रहे थे, क्योंकि रूब्रिक्स के अंदर हमारे पास 3 मेंशन था कि आप 3 बच्चे ने अगर करेक्टरिस्टिक्स ठीक लिखे हैं तो आप 3 मार्क्स उसको दे दें। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस, ये क्वेश्चन टोटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। इसी तरह से एक और क्वेश्चन था व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म एंड डिफरेंशिएट बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ये वाला क्वेश्चन भी टोटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। इसके अंदर ये एग्जैक्ट डेफिनेशन एंजाइम्स के चैप्टर की स्टार्ट में दी हुई है कि व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म एंड व्हाट इज़ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन था राइट सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। दैट इज़ टोटली अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कि उसमें सोर्सेज बताए हुए हैं, अब बताने हैं आपने और फंक्शन बताना है विटामिन ए का। अब बच्चों ने क्या किया है क्वेश्चन के अंदर, ये हाइपोथेसिस में उन्होंने जो ए एफ ए किंग की ऑब्जर्वेशन थी वो लिखना शुरू कर दी। उन्होंने ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं की कि गुड हाइपोथेसिस के करैक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन था दैट इज़ व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को बच्चे डिफाइन कर रहे हैं लेकिन वो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को क्विट करते जा रहे हैं। अब देखिए जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ऑफ 3 मार्क्स। अब 3 मार्क्स के अंदर जो क्वेश्चन है पहले आप उसको अंडरस्टैंड करें कि व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। आपने सिर्फ एक चीज़ को इसमें फोकस करना है और वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। और आपने वो 3-4 करैक्टरिस्टिक्स जितने भी आपको करवाए गए हैं वो आपने करने हैं।
अब इसमें टीचर का ये रोल होगा कि जब वो बच्चे को टॉपिक प्रिपेयर करवा रहा है तो उसके अंदर टीचर ये चीज़ देखे कि इस टॉपिक की कितनी डेप्थ जो है वो रिक्वायर्ड है हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर आप करते हैं कि क्वेश्चन सपोज अगर ये हाइपोथेसिस वाले कुछ हो गया, देखिए कोई सेल का क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, तो क्या बच्चा उसमें 6th क्लास के लेवल का आंसर करेगा? नो, उसको रिक्वायर्ड है कि वो 9th क्लास के लेवल की थ्योरी जो है वो उसके अंदर डालेगा, और उसको ये बताने के लिए कि आपने कौन सा आंसर और कितनी डेप्थ में आंसर देना है ये टीचर बताएगा। हर टॉपिक की डेप्थ जो है वो टीचर डिसाइड करेगा कि आप 9th क्लास के लेवल पे आके किस तरह से आंसर देंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म एंड डिफरेंशिएट बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। इसके अंदर आप देखें तो चीज़ें बहुत क्लियर हैं। क्लियर किस तरह से है कि सबसे पहले आपने बताना है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, दैट इज़ ऑफ 1 मार्क्स। फिर आपने डिफरेंशिएट करना है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। आप प्रॉपर्ली कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को जब डिफाइन कर देंगे तो आपको एक एक नंबर उसका भी मिल जाएगा, यानी कि आप 3 नंबर आराम से सिक्योर कर लेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेटाबॉलिज्म डिफाइन कर देते हैं और आप एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म नहीं करते तो उसमें फिर आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली 2 मार्क्स तो आपने खुद ही लूज़ कर दिए कि आपने वो लिखे ही नहीं, आंसर ही नहीं मेंशन किया आपने। तो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं थी। आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद उसके जो कंटेंट है कि उसमें क्या क्या पूछा हुआ है आप उसको अलग कर लें, डिफरेंशिएट करें कि इसमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, 2 रिक्वायर्ड हैं, जो भी रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली आपकी नंबरिंग हो जाएगी। क्योंकि रुब्रिक्स में भी यही चीज़ मेंशन होगी कि अगर बच्चे ने कैटाबॉलिज्म की डेफिनेशन सही लिखी है तो गिव 1 मार्क्स, एनाबॉलिज्म की भी लिखी है तो 1 मार्क्स है, मेटाबॉलिज्म है तो 1 मार्क्स है, मतलब 3 मार्क्स की डिवीजन होगी। अब अगर आप उसमें जो थर्ड क्वेश्चन है, जैसे कि राइट सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए के सोर्सेज आप लिखते हैं। सोर्सेज बच्चों ने बेतहाशा लिखे हुए थे, बट कोई भी सोर्स बच्चों ने मिल्क और एग और पपाया और वटेवर जो बच्चों को उस टाइम याद आया बच्चों ने उसके अंदर लिखा कि विटामिन ए के ये सोर्सेज हैं। बट रेलिवेंट सोर्सेज कोई एक आध रेलिवेंट सोर्स था, उसमें भी रूब्रिक्स के अंदर इतना फेडरल बोर्ड ने इस चीज़ को किया कि अगर बच्चे ने एक पॉइंट भी लिखा है तो गिव हिम 0.5 मार्क्स, यानी कि आप 0.5 मार्क्स उसमें सिक्योर करेंगे। बट वाई 0.5 मार्क्स? आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें कि 2 चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, सोर्सेज एंड फंक्शंस। तो सोर्सेज एंड फंक्शंस मीन कि 1.5 मार्क्स के आपके पास सोर्सेज हो जाएंगे और 1.5 मार्क्स के आपके पास फंक्शंस हो जाएंगे। तो अगर आपके पास 3 या 4 सोर्सेज हैं वो आप लिखते हैं तो आप 1.5 मार्क्स पूरे सिक्योर करेंगे। और अगर आप फंक्शन में सिर्फ ये बता देते हैं कि ये नाइट ब्लाइंडनेस होती है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, तो नाइट ब्लाइंडनेस इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, वो इसका फंक्शन नहीं आ रहा, वो तो एक डेफिशिएंसी है कि डेफिशिएंट होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस होगी। मेजॉरिटी बच्चों ने इसके ऊपर नाइट ब्लाइंडनेस लिखा, लेकिन बहुत कम बच्चे थे जिन्होंने ये कोशिश की कि इसे स्किन और हेयर ग्रोथ से रिलेट किया। तो बात करने का मकसद ये है कि जब आप बच्चे को एक टीचर एक टॉपिक पढ़ाता है तो वो उस टॉपिक को डिफरेंट एंगल से कवर करे। मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है उससे थोड़े से हट के हम SLO बेस्ड टीचिंग पे आए कि एक टॉपिक करवाते हुए ये चीज़ें विटामिन और कैल्शियम और प्रोटीन्स और ये चीज़ें बच्चों को रटवाई जाती हैं कि बस ये हाथ कर रहे हैं, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। तो समझने वाली बात ना हो, लेकिन आप इसमें देखें कि बच्चे से सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है, इसी एक टॉपिक को किस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और नॉलेज बेस्ड वे से हिट किया जा सकता है। तो ये आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ाएं तो उस टॉपिक को पढ़ाते हुए उस टॉपिक को डिफरेंट एंगल से बच्चों को सिखाएं कि इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। देन आप उसकी प्रैक्टिस करवा लें, कोई क्विज़ ले लें, कोई स्पॉट टेस्ट ले लें बच्चों से, जिससे आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपने बच्चे को जो टॉपिक करवाया है वो बच्चे ने कितना गेन किया और कितनी आउटकम आपके पास आई। अब ये सारी बातें तो नॉलेज बेस्ड की थी। जो एप्लीकेशन बेस्ड है क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड 20% पेपर है। अगर हम बायो की बात करें तो 20% में जो डेली रूटीन में आपकी चीज़ें रूटीन में यूज़ हो रही हैं, आपकी एप्लीकेशन में आ रही हैं बायोलॉजी की, वो पूछी जाएंगी आपसे। इसके अलावा जो डायग्राम्स हैं, डायग्राम बनानी, लेबल करनी और आइडेंटिफाई करनी भी आपको आ सकती है कि आप ये डायग्राम आइडेंटिफाई करें किस ऑर्गन की है या किस सिस्टम की है ये डायग्राम, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है। अब इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके पास ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन था
लॉन्ग क्वेश्चन में आप इसको किस तरह से कवर करेंगे कि आपने जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसमें आपसे डायग्राम पूछी जाएगी, और डायग्राम पूछने के बाद आपसे वो पूछेंगे कि इसको लेबल करें, इसके पार्ट्स को बताएं। क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें मेंशन होंगी, और जब ये चीज़ें मेंशन होंगी तो फिर आप एक्सप्लेन करेंगे उनको, और अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करेंगे कि आपको कितनी डिवीजन उसमें दी गई है। जी, अब आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपसे जो चीज़ पूछी जाएगी कि आपकी डेली रूटीन में कहाँ कहाँ पे ये चीज़ एप्लीकेबल है और आप इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसमें डायग्राम्स भी आ जाएंगी, लेबलिंग ऑफ डायग्राम्स भी आ जाएगी, डायग्राम्स की स्केचिंग भी आ जाएगी, आइडेंटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो इन सब चीज़ों को आप किस तरह से करेंगे कि आप क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से रीड करेंगे कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ पूछी गई है। लाइक इस साल जो पेपर आया उसमें आपसे पूछा गया कि डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन आर्टरी इन ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स डायग्राम। ये उन्होंने आपसे ये कहा कि आप स्ट्रक्चर और फंक्शन, आप इस क्वेश्चन की डिवीजन देख लें इस क्वेश्चन की कि स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ आर्टरी आपसे पूछा गया है, जो कि पार्ट है आपके पास ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। और दो चीज़ें आपसे ये पूछ ली, नंबर 1 इज़ अ स्ट्रक्चर एंड नंबर 2 इज़ अ फंक्शन, और थर्ड चीज़ जो रिक्वायर्ड थी दैट इज़ ऑल्सो ड्रॉ इट्स डायग्राम, कि आपने उसकी डायग्राम भी बनानी है। अब जब डायग्राम की बात हुई तो डायग्राम प्रॉपर लेबल्ड डायग्राम होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन डायग्राम होनी चाहिए, प्रॉपरली स्केच्ड होनी चाहिए, प्रॉपरली लेबल्ड होनी चाहिए डायग्राम। उसके बाद आपने उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है जो कि आपने उसको याद किया हुआ है। नॉलेज बेस के साथ साथ एप्लीकेशन भी आ गई कि आपने जो याद किया हुआ था आपने वो भी लिखना, और आपने उसको अप्लाई भी करना है कि आपको पता होगा जी आर्टरी की इतनी लेयर्स हैं और कौन सी लेयर जो है वो क्या फंक्शन कर रही है, उसका स्ट्रक्चर वेन से किस तरह से डिफरेंट है, और ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें अगर आप देखें तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। अब इसमें अगर आप डिवाइड कर देते हैं इसको 5 मार्क्स को, तो 5 मार्क्स में 2 मार्क्स आप डायग्राम के कर लें और 1.5 मार्क्स आप स्ट्रक्चर का और 1.5 मार्क्स आप फंक्शन का कर लें। अगर आप थ्योरी लिख देते हैं, जस्ट फंक्शन और स्ट्रक्चर लिख देते हैं, तो 2 मार्क्स आपने डायग्राम खुद ब खुद छोड़ दिए। लेकिन अगर आप डायग्राम बनाते हैं और उसको प्रॉपर लेबल कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके जो 2 मार्क्स आप लूज़ कर रहे थे वो भी हम उसमें गेन कर लेंगे। तो मीन्स 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें से भी 0.5 या 1 मार्क्स की डिडक्शन हो जाएगी। जब आपने प्रॉपरली अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है तो आपको उसमें मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। देन जो आपके पास इसमें दूसरा क्वेश्चन था, सॉर्ट आउट द एक्शन ऑफ एंजाइम्स इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विद रिस्पेक्ट टू देयर सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स। कि आपने इसमें आप जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एंजाइम्स एक्टिविटी आती है वो आपकी ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है। ओरल कैविटी में एमाइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्ट होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि आप सॉर्ट आउट करें एक्शन ऑफ एंजाइम्स को इन द स्पेसिफिक रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कि किस एलिमेंट्री कैनाल के किस रीजन के अंदर कौन सा एंजाइम मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, कि उसका सबस्ट्रेट वहाँ पे उसे अवेलेबल है, इस वजह से वो एंजाइम वहाँ पे मौजूद है, और फिर उससे वो क्या प्रोडक्ट बना रहा है। क्या आपके प्रोटीन्स की डाइजेशन जो है वो स्टमक में स्टार्ट होती है, तो वो माउथ में तो स्टार्ट नहीं हो सकती। तो जब वो माउथ में नहीं हो सकती तो प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक में किस वजह से हो रही है, क्योंकि वहाँ पे उसका सबस्ट्रेट अवेलेबल है। अब जब सबस्ट्रेट अवेलेबल है तो वो उसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन 40% मार्क्स जो हैं आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन से आएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर 40% मार्क्स की जो डिवीजन है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड के अंदर, कि अगर आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, जब टीचर ने आपको एक्सप्लेन किया डाइजेस्टिव सिस्टम और उसने एंजाइम्स के बारे में आपको बताया, आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि जी कौन सा एंजाइम किस जगह पे मौजूद है, क्या आप एप्सिनोजिन को एमाइलेज की जगह पे ला सकते हैं, नेवर। तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो ही आप इसका आंसर कर सकेंगे। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। सिमिलरली जो क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन नेचुरल इकोसिस्टम, दैट इज़ टोटली अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, कि इसमें एज इट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपकी बुक के अंदर गिवन है और ये आपको नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन दिया गया था। एंड एलैबोरेट द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, अमीबा, वॉलवॉक्स एंड मस्टर्ड प्लांट। फर्स्ट चैप्टर है और उसका लास्ट टॉपिक है। एंड बिलीव मी कि बच्चों ने इस टॉपिक को बहुत लाइट लिया, कि they are not able even to describe any single characteristics of these simple organisms।
कि अमीबा के बारे में वो इस चीज़ को नहीं हाईलाइट कर रहे कि अमीबा के अंदर सूडोपोडिया मौजूद है या वो किस तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो प्रोटोजोन्स हैं। ये चीज़ें बच्चों ने बिल्कुल भी मेंशन नहीं की और इस क्वेश्चन को बहुत लाइट लिया गया, जिसकी वजह से बच्चों की बहुत ज़्यादा मार्क्स रिडक्शन इसके अंदर हुई। इसी तरह से जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन थे, ये भी एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, दैट इज़ नॉट एन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। एंड इसी तरह से आपके पास जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस में जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था वो उसमें आपके पास आ जाता है कि लेबल द पार्ट्स ए बी एंड सी द डायग्राम ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड राइट ऑल्सो राइट देयर फंक्शंस। अब इसके अंदर आपसे दो चीज़ें रिक्वायर्ड की, एक रिक्वायर्ड है, एक है लेबलिंग और दूसरी है आपके पास उसके फंक्शंस लिखने हैं। तो इट मीन्स कि आपकी लेबलिंग जो है वो 1.5 मार्क्स की है और जो फंक्शंस हैं वो भी 1.5 मार्क्स के हैं। जब आपने लेबल किया तो उसमें आपने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है कि अपर सरफेस क्या होती है, मिडल एरिया में कौन से सेल्स मौजूद हैं और उसके लोअर सरफेस जो है लीफ की वहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, तो देन आप उसको अच्छे से लेबल कर सकेंगे। आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की हुई थी डायग्राम की, तो आपने उसको कर दिया। लेकिन जिन बच्चों ने अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं की इस चीज़ की, वो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाए और बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा। इवन कि इसको फ्लावर की डिफरेंट पार्ट्स के साथ जो है बच्चों ने कंपेयर किया हुआ था कि ये फ्लोरल पार्ट्स हैं और इसमें इसका ये फंक्शन है, बट इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन था, डिफरेंशिएट बिटवीन मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज। वेरी इजी क्वेश्चन। अब इसमें आपने एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था, गो कि इसमें नॉलेज बेस्ड चीज़ें हैं, लेकिन आपने डिफरेंसेस बताने थे कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ में क्या फ़र्क है। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम चैप्टर 4 और चैप्टर 4 में आपके पास जो प्लांट सेल्स हैं उसके अंदर ये वाला टॉपिक जो है वो मेंशन है। अब मेरिस्मेटिक सेल्स और परमानेंट टिश्यूज़ के ऊपर सिंपल आपने उसकी डेफिनेशंस बतानी थी और एक एक दो दो पॉइंट्स उनके देने थे। 1.5 मार्क्स की डिवीजन के साथ इसके 3 मार्क्स पूरे हुए थे, but it was not attempted in a good way. Similarly, how does cytokinesis occur in plants? Cytokinesis किस तरह से होती है प्लांट्स के अंदर, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि जब आपने बच्चे को बहुत अच्छे से इसको क्लियर किया, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि साइटोकाइनेसिस होती क्या है और किस तरह से होती है और उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, प्रॉपर उसका आपने सिस्टमेटिक वे से आंसर करना था और उसको यूज़ करते हुए आप जब उसे उसका प्रॉपर एक आंसर लिखेंगे तो आपको उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। आप इसमें कोई डिवीजन नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि ये 1.5 मार्क्स का है और ये 1.5 मार्क्स है। फुल क्वेश्चन इज़ ऑफ 3 मार्क्स। इसमें सिर्फ आपसे साइटोकाइनेसिस पूछी गई है और अब आपने साइटोकाइनेसिस के अंदर जो जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर वो आपने यहाँ पे मेंशन करने थे और इस तरह की डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है और उसमें फेब्रोप्लास्ट का क्या रोल है, एनिमल्स के अंदर किस तरह हो रही है, प्लांट्स के अंदर किस तरह से हो रही है, ये 3 पॉइंट आप लिखते हैं इसके अंदर तो आपको उसका आंसर एज इट इज़ हो जाता और आपको उसके 3 मार्क्स पूरे लग जाते। देन आपके पास एक और क्वेश्चन था, रिलेट ट्रांसपायरेशन विद स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन प्लांट्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन बट नॉट आंसर्ड करेक्टली। मेजॉरिटी बच्चों ने इसका आंसर ठीक नहीं दिया। बहुत कम बच्चे थे जिन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि ट्रांसपायरेशन का स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ क्या रिलेशन है। ट्रांसपायरेशन तो आपको पता है क्या है और स्टोमेटा के अंदर उसका क्या रोल है, आपने वो एक्सप्लेन करना था। इसमें बच्चे क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं जी कि डे टाइम स्टोमेटा इस तरह ओपन होते हैं और ट्रांसपायरेशन होती है और नाइट टाइम इस तरह क्लोज होते हैं और उस वक्त ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही होती। इसमें आपने रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बताना है कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के साथ स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग किस तरह से लिंक्ड है। ये आपकी बुक के अंदर मेंशन है, ट्रांसपायरेशन के टॉपिक के अंदर ये चीज़ दी हुई है, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ थी और ये आपने इस क्वेश्चन को ही अंडरस्टैंड नहीं किया कि ट्रांसपायरेशन क्या है, तो इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। अब ये सारी चीज़ें तो एक्सप्लेनेशन होगी पेपर की कि नॉलेज बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है और एप्लीकेशन बेस्ड है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद उसमें पार्ट्स देखने हैं कि कितनी चीज़ें उसमें पूछी गई हैं और आपने उनका क्या क्या आंसर करना है। आप उस क्वेश्चन को पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसके पार्ट्स को सेपरेट करें कि इसमें ये चीज़ें पूछी गई हैं। देन आपने जो पढ़ा है उसमें से कंटेंट इकट्ठा करें और फिर आप उसमें लिखें कि आपने ये वाला आंसर इसके अंदर लिखना है। तो ये सब करने के लिए हमें बच्चों में थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि हमने इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाएं जो हम एग्ज़ाम्स ले रहे हैं।
प्री बोर्ड्स ले रहे हैं, उसके अंदर जो पेपर हम बना रहे हैं वो पेपर इस तरह से बनाएं कि जो SLO बेस्ड पेपर हो और उसी की हेल्प से हम बच्चों को गाइड कर सकें कि उन्होंने क्या प्रॉब्लम, उन्हें कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो किस तरह से इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो इसमें टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें वो बच्चों को बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं कि कौन से बच्चे को किस लेवल तक जो है वो गाइड करना है और कितना गाइड करना है और उनके स्टूडेंट्स को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ओके, FCA का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, बट हम कोई पोजीशन नहीं ले रहे। तो हमारा जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि हम बच्चे को इस तरह से ट्रेन करें कि वो फेडरल बोर्ड में पोजीशन ले। जब वो थोड़ी सी एफर्ट करने से इतने अच्छे मार्क्स ले सकता है तो टीचर की हेल्प करने से और गाइड करने से बच्चे को वो मज़ीद अच्छे मार्क्स ले सकता है। और इसके अंदर आपको जो क्यूरीज़ हैं, जो आपको लगता है कि इसको हम इस तरह से बेहतर कर सकते हैं, या अगर आपको कोई और इश्यूज़ हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप उस चीज़ को डिस्कस करें कि किस तरह से हो सकते हैं। आपके पास, हमारे पास बहुत अच्छे टीचर्स मौजूद हैं और बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा SLO बेस के ऊपर हमें वर्किंग की ज़रूरत है, बच्चों को गाइडलाइन देने की ज़रूरत है और इस चीज़ को कवर करने की ज़रूरत है कि हम जो छोटे छोटे मिस्टेक्स कर रहे हैं और अपने मार्क्स लूज़ कर रहे हैं, वो वाली मिस्टेक्स हम ना करें। और प्रॉपर्ली गाइड करने के बाद हम बच्चों से पेपर्स लें, टेस्ट लें, उनको ट्रेन करें, उनकी टेस्ट सीरीज़ हो और इस तरीके से हो कि वो SLO बेस्ड हो और उसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम अपना फेडरल बोर्ड में बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।